हेलो हाय नमस्कार, वेलकम अगेन। सुबह के बजे हुए हैं इस समय अभी 9 और अभी हैं हम दमन में। होटल है, होटल में एक नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। ये पीछे रोड है जो वापी से आ रहा है, वापी से दमन के लिए। उसी रोड पर होटल है और ये देखिए कितना प्यारा सा एक कबूतर बैठा है और यहीं इसने अंडे दिए हुए हैं। बहुत प्यारे से कबूतर थे दो। तो अभी दोस्तों हम निकल रहे हैं। यहाँ का एक मंदिर है जो फेमस, उसके दर्शन करेंगे। ये क्या नाम? सोमनाथ जी का मंदिर है। सोमनाथ तो वैसे यहाँ से करीब 650-700 किलोमीटर है। हम उधर लंबा पड़ेगा, उधर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी यहीं एक मंदिर है तो सोमनाथ, उसके दर्शन करेंगे। दमन के सोमनाथ जी का मंदिर है, उनके दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद में आज हमारा प्लान यह है कि आज हम निकलेंगे नासिक के लिए, क्योंकि नासिक में हमें त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद में वहीं 17 किलोमीटर पे हरिहर फोर्ट है, तो वहाँ ट्रैक करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और सफ़र का आनंद लीजिए। तो चलते हैं प्रभु के दर्शन करने और आपको भी कराते हैं। चलिए। गिर गाय, यहाँ सारी गाय लंबे कान वाली, लंबे सींग वाली मिलेंगी। और ये वापी दमन रोड है, वापी से आ रहा है गुजरात से, और बिल्कुल वापी और दमन लगे हुए हैं एक दूसरे से। तो हम आ चुके हैं सोमनाथ जी के मंदिर में, आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं दमन के सोमनाथ मंदिर में हूँ और दर्शन करते हैं महादेव के। फ़ोन अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन दर्शन कराऊँगा। आप दर्शन करिए, आइए मेरे साथ। हर हर महादेव। सोमनाथ मंदिर दर्शन हो गए, होटल आ गए, हम अपने रूम में आ चुके हैं। मंदिर में अंदर मोबाइल फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं था, तो अंदर हम आपको दिखा नहीं पाए। काफ़ी सुंदर भव्य मंदिर था, कांच का बहुत काम हो रहा था, बहुत बारीक काम हो रहा था। जो वहाँ शिवलिंग है, जो शिव जी स्थापित किए नहीं गए, वो वहाँ से उत्पन्न हुए हैं, शिवलिंग उत्पन्न हुई है। और बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत अच्छे दर्शन रहे। और उसके बाद में बारिश शुरू हो गई थी, जल्दी जल्दी हम अपने रूम में आ गए। हम आज आपको, कल हमने नानी दमन दिखाया, तो आज हम सोच रहे थे आपको मोती दमन दिखाएं। तो मोती दमन नहीं दिखा पाएंगे, वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वहाँ जाना अभी अलाउड नहीं है। आज गए थे हम, लेकिन वापस आ गए, वापस भेज दिया। और फिर बारिश भी शुरू हो गई थी। यहाँ बारिश कभी भी आ जाती है, मौसम अभी मानसून का चल रहा है, तो ये आप जानते हो समुद्र का किनारा है, बारिश कभी भी आ जाती है। थोड़ी गर्मी हुई, बादल आए, बारिश हुई। तो अब इसका जो हमारे पे असर पड़ा वो ये पड़ा है कि हमारे रूम में आप देख रहे हैं, जो हमारे कपड़े हैं वो इस तरीके से सूख रहे हैं। वो देखिए, वो लैंप पे हमने अपनी बनियान सुखाई, लेकर उधर सुखाया। कुछ कपड़े अभी उधर देखिए वो है। तो बस ऐसा अभी सीन है। अब इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा, अभी सूख जाए तो फिर निकलें। अभी हम यहाँ से जाएंगे नासिक ना भाई,
नासिक जाएंगे। नासिक करीब यहाँ से 158 किलोमीटर अराउंड बैठेगा। तो बस से अभी हम यहाँ से जाएंगे। 4 घंटे की जर्नी है और 4 घंटे की जर्नी में जो भी हमारे साथ घटेगा वो सब दिखाएंगे। एंजॉय करते हुए जाएंगे। वहाँ पहुँचेंगे त्र्यंबकेश्वर। नासिक ना जाके त्र्यंबकेश्वर ही हम जाना है हमें। नासिक पहले पहुँचेंगे, वहाँ से त्र्यंबकेश्वर करीब 15 से 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर वहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे आज। और आज वहाँ थोड़ा बहुत जो कुछ है वो एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद में कल सुबह की हमारी हरिहर फोर्ट की जो जर्नी होगी, ट्रैक शुरू होगा। तो अभी आप बस सामान लगभग पैक हो गया है, बैग तैयार है और ये बस थोड़े कपड़े अभी सूख जाए उसके बाद में हम निकलते हैं। अब लगी है भूख तो फिलहाल नीरज भैया लाए लड्डू, घर के बने लड्डू हैं, बहुत शानदार देसी घी और आटे मेवे के बने हुए। तो लड्डू भैया किसने, मम्मी ने बनाए? हाँ भैया, मम्मी के बने हुए लड्डू हैं। टेस्ट करते हैं भैया। वैसे तो 2 डिब्बे लाए थे, एक डिब्बा आप देख रहे हैं ये रहा, ये हमने खा लिया और एक डिब्बा ये है, इसे भी ख़त्म कर ही देंगे। मुझे लग रहा है शायद आज ख़त्म हो। बढ़िया भैया लड्डू खाओ, चलो जल्दी। निकलने अब लेट हो रहे हैं, चल रहे हैं अभी हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों निकलते हैं, हम सफ़र शुरू करते हैं आगे का। दमन से निकलने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी दे दूं। अगर आप कभी दमन आते हो तो मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट मैं आपको बता देता हूं। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हो तो दिल्ली टू महाराष्ट्र के लिए जो रेलवे रूट है, महाराष्ट्र से करीब 2 या 3 स्टेशन पहले पड़ता है वापी, जो कि गुजरात में है। आप वहाँ के आपको स्टेशन पे उतरना होगा, उसके बाद में ऑटो आपको इजीली मिल जाएगा, वहाँ से आप दमन आ सकते हो। दमन और वापी बिल्कुल लगे हुए हैं, बिल्कुल नज़दीक में है, तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी आने में। ऑटो सबसे अच्छी सुविधा है यहाँ की, वो ऑटो आपको दमन भी छोड़ेगा, साथ ही आप घूमना चाहते हो दमन में तो आप पूरे दिन के लिए हायर भी कर सकते हो ऑटो और पूरा दमन एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो। तो आप बाई ट्रेन ही यहाँ आ सकते हो, बहुत अच्छा तरीका वही है। और दूसरा अगर आप चाहो तो बस की भी फैसिलिटी है, आप बाई बस भी आ सकते हो, तो आप अपना प्लान इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। होटल भी यहाँ इजीली मिल जाते हैं क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, तो होटल की कोई कमी नहीं है। यहाँ 500 रुपये से लेके 10-10 हज़ार रुपये से तक के होटल आपको इजीली मिल जाएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी तो जो आपको गोवा में देखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, वो सब यहाँ मिलेगा। ये गुजरात का गोवा बोला जाता है, यहाँ वो सब कुछ है। तो आप आइए, बहुत शानदार जगह है, यहाँ एक्सप्लोर करिए। तो ठीक है दोस्तों, अभी तो हम निकलते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए नासिक, और उसके बाद में कल हरिहर फोर्ट। चलिए। किसी को सफ़र पसंद है तो किसी को मंजिल, लेकिन हमको तो दोनों ही पसंद है, सफ़र भी और मंजिल भी। जितना इंतज़ार मंजिल का है उतना ही मज़ा इस खूबसूरत सफ़र का है। हम जी रहे हैं इस खूबसूरत सफ़र को। वापी से नासिक जाते वक्त इस बस में सफ़र इतना मज़ेदार होगा, इतना खूबसूरत होगा, ये हमें नहीं पता था। बरसात ने इस सफ़र में 4 चांद लगा दिए थे। अगर आप रोड ट्रिप करते हैं वापी से नासिक के लिए, वो भी मानसून के समय में, तो आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। वाकई बहुत खूबसूरत नज़ारे थे, मैं आपको दिखा सकता हूँ और अपने शब्दों में बयां बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इतनी खूबसूरती शायद मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वाकई बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत। प्रकृति ने हमें क्या क्या नहीं दिया, वो आज आप इन तस्वीरों के और इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना कुछ छुपा रखा है इस प्रकृति ने और कितना कुछ हमारे लिए बनाया है इस प्रकृति ने। वाकई बहुत खूबसूरत, जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम।
सफ़र इतना सुहाना था, इतना मज़ेदार था, नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि मन करता था कि कुछ देर यहाँ रुका जाए और इन्हें निहारा जाए। लेकिन क्या करें, हम विवश थे क्योंकि हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपना सफ़र तय कर रहे थे वापस से नासिक के लिए। अगर हम अपने व्हीकल से होते, पर्सनल व्हीकल से होते, तो शायद कुछ समय हम यहाँ रुकते और इन नज़ारों को निहारते, वाकई जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। सफ़र इतना मज़ेदार था, इतना खूबसूरत था कि 4 घंटे का सफ़र मानो चुटकी बजाते ही गुज़र गया हो। वाकई बहुत आनंद में। तो हम त्र्यंबकेश्वर आ चुके हैं और 6 बज चुके हैं शाम के, और अभी जाएंगे अपने होटल, देखेंगे होटल में, वहाँ रूम लेने के बाद में फिर महादेव के दर्शन करते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ, बारिश बहुत हो रही है, टेम्परेचर भी बहुत डाउन है, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको त्र्यंबकेश्वर। ठीक ठाक एक रूम मिल गया, ये देखिए। और यहाँ से अब निकल रहे हैं मंदिर के लिए। शाम को 7 बज चुके हैं, 9 बजे तक दर्शन होते हैं। मंदिर के जो पट हैं 9 बजे तक खुलेंगे त्र्यंबकेश्वर महादेव के। तो मंदिर में बाबा महादेव के दर्शन करते हैं और वहाँ के नज़ारे वो आपको दिखाते हैं। त्र्यंबकेश्वर नासिक से आप आओगे तो 30 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ेगी आपको। उसके लिए आपको वहाँ से बस मिल सकती है, प्राइवेट टैक्सी भी आपको मिल सकती है, और आप किसी भी मौसम में किसी भी समय आ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मंदिर के लिए। मंदिर जहाँ हमारा होटल है, होटल से करीब 500 मीटर दूर है। तो मार्केट होते हुए हम मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे। अगर मोबाइल फ़ोन अलाउड हुआ तो आपको भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए मेरे साथ। लेकिन सबसे पहले बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो चलते हैं, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस जगह का नाम त्र्यंबक भगवान शिव के 3 नेत्रों के ऊपर पड़ा है, इसीलिए इसको त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। गांव के अंदर कुछ दूर पैदल चलने के बाद मंदिर का मुख्य द्वार नजर आने लगता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। तो हम आ चुके हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर के बाहर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, जिस पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के चिन्ह मिलेंगे। तो हम त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं। अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, तो अंदर नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन वहाँ से वापस आऊँगा तो ज़रूर आपको दिखाऊँगा। तो आप आनंद लीजिए, बोलिए मेरे साथ हर हर महादेव। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग की केवल अग्रा दिखाई देती है, लिंग नहीं। गौर से देखने पर अग्रा के अंदर 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन लिंगों को त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। भोर के समय होने वाली पूजा के बाद इस अग्रा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थर से बना है। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। इस मंदिर के पंचक्रोशी में काल सर्प शांति, त्रिपंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा संपन्न होती है, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मुराद पूरी होने के लिए करवाते हैं। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण 3रे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने कराया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल बाद यानी कि 31 ईयर्स के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती थी। अगर हम पौराणिक कथाओं के अनुसार बात करें तो प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने ऊपर लगे गौहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने
कठोर तप कर शिव से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी के उद्गम के साथ ही गौतम ऋषि के अनुनय विनय उपरांत शिवजी ने इस मंदिर में विराजमान होना स्वीकार कर लिया। 3 नेत्र वाले शिव शंभू के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक कहा जाने लगा। उज्जैन के महाकाल और ओंकारेश्वर की तरह त्र्यंबकेश्वर महाराज को इस गांव का राजा माना जाता है। इसलिए हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर के राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और इस भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुखौटे को पालकी में बैठाकर गांव में घुमाया जाता है। फिर कुशावर तीर्थ स्थित घाट पर स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुखौटे को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। यह पूरा दृश्य त्र्यंबक महाराज के राजाभिषेक सा महसूस होता है। जैसा मैंने बताया, त्र्यंबकेश्वर मंदिर और त्र्यंबक गांव ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इस गिरी को शिव का साक्षात रूप माना जाता है। इसी पर्वत पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। आप दिन में महादेव के दर्शन करने के बाद ब्रह्मगिरी पर्वत यानी कि गोदावरी के उद्गम स्थल पर भी जा सकते हैं। मंदिर के ठीक पास में ही है कुशावर तीर्थ धाम। भक्तजन भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने से पहले कुशावर धाम में स्नान करते हैं। कुशावर तीर्थ की जन्म कथा काफ़ी रोचक है। कहते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया। उसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा लबालब पानी रहता है। इस कुंड को ही कुशावर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। शिवरात्रि और सावन सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त सुबह जल्दी कुशावर तीर्थ में स्नान करने के बाद अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। यहाँ काल सर्प योग और नारायण नागबली नामक खास पूजा अर्चना भी होती है, जिसके कारण यहाँ साल भर लोग आते रहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयवतिंदे भवं भवानी सहितं नमामि। महादेव के दर्शन करने के बाद वक्त हो चला था रात के भोजन का। तो हम आ गए थे एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में। तो वहीं हमने एक मसाला डोसा ऑर्डर किया और उसका आनंद लिया। भोजन के बाद हमने त्र्यंबकेश्वर के फेमस केसर पिस्ता दूध का भी स्वाद चखा, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट था। केसर का बिस्तर, बादाम का बिस्तर। केसर पिस्ता बादाम 20 रुपये गिलास। हाँ 20 रुपये। ठीक सही है, 20 रुपये में और क्या लोगे। महादेव दर्शन हो गए, खाना पीना हो गया। अब होटल के रूम में जा रहे हैं अपने और थकान हो गई बहुत। चलिए कल मुलाकात होगी आप लोगों से और आप भी आनंद लीजिए। शुभ रात्रि। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।